आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने की श्रृंखला में हमने सप्त धातुओं के बारे में जाना था। एक हमने छोटा सा वीडियो बनाया था सप्त धातु के ऊपर, जिसके बारे में सप्त धातु क्या क्या होती है और कैसे कैसे हमारे शरीर में ये कार्य करती है। लेकिन अब हम जानेंगे इसको डिटेल के अंदर, और आज जानेंगे सबसे पहली धातु यानी कि रस धातु के बारे में। रस धातु है क्या, किस प्रकार से इसका कार्य है, इसके घटने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। जब हम भोजन करते हैं तो वो दो भागों में बंट जाता है। एक उसकी जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, जो भी उसका निचोड़ निकलता है उसमें से डाइजेशन होने के बाद, वो होता है। दूसरा मल यानी वेस्ट, जो कि शरीर से बाहर निकलना होता है। तो आयुर्वेद का भी यही मानना है और मॉडर्न मेडिकल साइंस का भी यही मानना है। परंतु आयुर्वेद जो न्यूट्रिएंट्स पार्ट है उसको रस कहता है। रस धातु, सबसे पहली धातु जो बनती है वो रस धातु। और जो वेस्ट है वो 3 प्रकार के होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। पुरीश यानी कि जो स्टूल होता है हमारा, फिर उसके बाद यूरिन यानी कि मूत्र, और स्वेद, स्वेद यानी कि पसीना या स्वेट कह लें जिसको। तो इस प्रकार से जो मल है 3 हिस्सों में अलग अलग बाहर निकल जाते हैं शरीर से। और जो रस धातु बनती है यानी जो सार बचता है उसका, जो मल में से या कहें कि भोजन में से निचोड़ के निकलता है, तो उसे ही आयुर्वेद कहता है रस धातु, जिसे कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में प्लाज्मा भी कहा जाता है। सातों धातुओं में सबसे पहली जो गणना की गई है वो रस धातु की ही की गई है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भी है और अग्रणी भी है, यानी सबसे पहली धातु है। और बाकी सभी धातुओं का जो पोषण होता है वो रस धातु के माध्यम से ही होता है। रस धातु का जो मुख्य कार्य होता है शरीर का धारण करना और शरीर का व्यापन करना जीवन पर्यंत। और जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, यानी कि जो ब्लड का, खून का, रक्त का परिभ्रमण होता है हमारे शरीर के अंदर, वो घूमता है, तो वो प्लाज्मा के कारण ही होता है। देखिए, हमारे ब्लड में 55% से ज़्यादा एक तरल भाग होता है, वो तरल भाग ही प्लाज्मा कहलाता है। और बाकी जो भाग होते हैं जिसके अंदर WBC, RBC ये सब सेल्स आती हैं, तो वो सॉलिड थोड़ा होता है। तो उसको घूमने के लिए, उन सेल्स को चलने फिरने के लिए एक जो तरल अवस्था प्रदान कराता है, उनको एक मीडियम प्रदान कराता है, वो होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर ही वो तैरती रहती हैं, पूरा इधर से उधर आते हैं। अगर प्लाज्मा ना हो, यानी कि वाटर समझ लीजिए, एक तरह से पानी के अंदर जैसे मछलियाँ तैरती हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारे प्लाज्मा में ब्लड सेल्स तैरती हैं। तो इसलिए वो एक माध्यम प्रदान कराती हैं उनको चलने फिरने का। अगर प्लाज्मा ना हो तो ब्लड अच्छे से मूव ही ना कर पाए, एक ही जगह जम जाएगा। जो प्रतिपल चलता है उसे ही कहा जाता है रस। आयुर्वेद का ऐसा मानना है, यानी कि जो रस धातु है पूरे शरीर में प्रतिपल चलती रहती है। जैसा कि पंच प्राण में हमने देखा था कि व्यान वायु का कार्य है पूरे शरीर में चीज़ों का भ्रमण कराना, यानी ब्लड सर्कुलेशन, हर चीज़ का न्यूट्रिएंट्स पहुँचाना, ये सब आने जाने का कार्य करना है, वो व्यान वायु का है। व्यान वायु पूरे शरीर में व्याप्त होती है, तो यही व्यान वायु ही प्लाज्मा को लेकर पूरे शरीर में घूमती रहती है। और प्लाज्मा फिर ऐसे घूमते हुए हर एक धातुओं को पोषण प्रदान कराता है, उनका तर्पण करता है। इसीलिए आप जब भोजन करते हैं तो उसका अच्छे से पचना बहुत जरूरी है। यदि वो विषाक्त तौर पे पचा, या आपने खूब सारा पानी पी लिया और उल्ट पुल्ट खा लिया, जो रस भी बनेगा ना, तो वो भी बेकार गुणवत्ता का बनेगा। जब रस बेकार गुणवत्ता का बनेगा तो रस, रक्त, मांस, मेद सब कुछ फिर बेकार ही आगे बनता जाएगा, उसकी क्वालिटी बेकार रह जाएगी। और इसकी क्वांटिटी की बात करें तो आयुर्वेद ऐसा कहता है कि सभी का अलग अलग पाचन होता है, अलग अलग शरीर होता है, कोई फिक्स क्वांटिटी तो होती नहीं है। परंतु फिर भी अच्छे से पका हुआ, यानी कि आपके डाइजेशन से अच्छे से पचा हुआ जो रस निकलता है, बिल्कुल खाना बिल्कुल सही पचा है, और उससे जो रस बनेगा, आपकी जो अंजुली होती है, ये इसके 9 अंजुली के बराबर आपके शरीर में रस धातु होती है, या प्लाज्मा कह लें। इसके 9 अंजुली आप गिनेंगे तो एवरेज बताया गया है, कई गणनाओं के अंदर, कई ग्रंथों के अंदर कुछ गणना करके कुछ एवरेज निकाला गया है। तो हर एक शरीर के 9 अंजुली के बराबर जो है रस धातु की मात्रा मानी गई। यदि आपके शरीर में रस धातु की कमी हो जाए तो आयुर्वेद उसके कुछ लक्षण बताता है। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि आपको छोटी छोटी बात भी बर्दाश्त नहीं होती है, या तो आप उग्र हो जाएंगे या उस बात से दबाव में आके डिप्रेस हो जाएंगे, इस तरह की समस्या होगी। या आपके हृदय में, धड़कन में कंपन उत्पन्न हो जाएगी, आपके शरीर में कंपन उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि कांपने लगेगा आपका शरीर, छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा होने लगेंगे, इस तरह की समस्या हो जाएगी। शूल होने लगेगा, शरीर के अंग अंग में दर्द होने लगेगा, या कहें शरीर सुन्न पड़ जाएगा, एकदम से शरीर में आपको महसूस नहीं होगा कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, तो इस तरह की शून्यता आ जाएगी। या अंगों का फड़कना, जो आप कई बार देखते हो आंखें फड़कती हैं, इस तरह से कई अंग भी फड़कते हैं, तो उस तरह की समस्या हो जाएगी। या थोड़े ही काम में आपको ज़्यादा थकावट हो जाएगी। तो ये सब जो लक्षण हैं रस धातु के शरीर में कम हो जाने के लक्षण दिखाई देते हैं। यदि आपके शरीर में रस धातु बढ़ जाए तो क्या होगा? देखिए, रस धातु बेसिकली कफ को दर्शाती है। यदि रस धातु बढ़ गई तो शरीर में कफ बढ़ जाएगा और कफ युक्त विकार उत्पन्न हो जाएंगे। कफ युक्त विकारों में क्या क्या आएगा? जैसे कि मुख इत्यादि में लार का ज़्यादा बनना, या पानी भरे रहना, भोजन में अरुचि हो जाना, खाना खाने का मन ना करना, क्योंकि कफ बढ़ जाता है तो अग्नि को डाउन कर देता है, मंद कर देता है। या जी मिचलाना, इस तरह की समस्या हो जाएगी। अंग अंग का टूटना,
मीठे से आपको परहेज होगा, यानी कि मीठा खाने का मन नहीं करेगा, आपको खुद से अंदर से इच्छा नहीं होगी, या और कह लें तो स्रोतों को अवरुद्ध कर देना। स्रोत यानी कि जो भी आपके रोम छिद्र इत्यादि हैं या नस नाड़ियाँ हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज उत्पन्न करेगा, जो कफ का काम होता है। तो इस तरह की जो समस्या है रस धातु के बढ़ जाने से होती है। तो ये थी हमारे सबसे पहली धातु यानी रस धातु के बारे में जानकारी। फिर आगे बात करेंगे हम रक्त धातु के बारे में। तो इसी प्रकार की आयुर्वेद को गुड़ जानकारियों को जानने और समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।